हाय एवरीवन, आई एम होपिंग दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो गाइस, आज हम सीएमए फाइनल का जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टडी नोट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टडी नोट नंबर फर्स्ट, स्टडी नोट नंबर 2 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, पेपर नंबर 19 के नाम से। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे स्टडी नोट नंबर 3। अगर हम बात करते हैं स्टडी नोट नंबर 3 की, तो जो स्टडी नोट नंबर 3 है वो थ्योरेटिकल है, काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना टेक्निकली आपको परेशान नहीं करेगा। बहुत ही सिंपल सिंपल इसके कॉन्सेप्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टडी नोट नंबर 3 है, कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट प्रोसेस। ओके, ऑडिट प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स जो है आपको फॉलो करने पड़ेंगे, किन किन बातों का आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ये हम कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट प्रोसेस में करेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी कॉस्ट ऑडिटर किसी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करता है, जो भी सपोर्टिंग बैकअप उसको चाहिए होगा, मान लीजिए वो 2 लाख का ये बैकअप चाहिए कि 2 लाख का जो है ये मटेरियल कॉस्ट आ रही है यहाँ पर, किस वजह से आई है, क्या इसका बैकअप है, तो कंपनी को कॉस्ट ऑडिटर को सारे बैकअप प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ओके, रीजन इज दैट कि जब कॉस्ट ऑडिटर अपनी कॉस्ट ऑडिट पूरी करने के बाद जब अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा कंपनी को, तो भाई कंपनी भी तो उसे मांगेगी। ओके, कंपनी को आगे किसको सबमिट करना पड़ता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। आपको पता है, कॉस्ट ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट देता है कंपनी को, कंपनी आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करती है। वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पूरी प्रोसेस इसकी। स्टडी नोट नंबर फर्स्ट, चलिए आइए देखिए। Audit documentation means material including work papers prepared by and for or obtained and retained by cost audit in connection with the performance of the audit. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब सिंपल है, एक ऑडिट को पूरा करने के लिए कॉस्ट ऑडिटर को जो भी मान लीजिए मटेरियल चाहिए या जो भी सपोर्टिंग बैकअप चाहिए कंपनी से, वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आएंगे। और और कॉस्ट ऑडिटर जो खुद बनाएगा, मतलब खुद भी तो कोई वर्किंग नोट बनाएगा ना, तो वो सारे के सारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में काम आएंगे। उसके बाद है ऑडिट फाइल। सिंपल सी बात है भाई, वो जितने भी मान लीजिए कंपनी से जो सपोर्टिंग बैकअप ले रहा है अपने पास रखेगा, एक फाइल में रखेगा, और अपने भी जो डॉक्यूमेंट है, जो वर्किंग पेपर्स वो बना रहा है, जो हेल्पफुल होंगे ऑडिट को पूरा करने के लिए, उनकी एक फाइल बनाएगा सारे। ध्यान रखना, फाइल का मतलब ये नहीं कि हार्ड हार्ड कॉपी, ये तो इंक्लूड होगी होगी दोस्तों। इसके अलावा मान लीजिए कोई पेन ड्राइव में कुछ चीजें, पेन ड्राइव में भी जो डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, जो सपोर्टिंग बैकअप रखे हुए हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि जितनी भी रिटर्न फाइलिंग होती है, ज्यादातर जो है सभी लोग ट्राई कर रहे हैं कि पेपरलेस हो, यानी पेपर का यूज कम हो, और ज्यादातर हम कंप्यूटराइज काम करें इसको। तो जो भी कंप्यूटराइज डेटा उस कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड होगा, वो भी और हार्ड पेपर भी, वो सारे के सारे मेरे किसके अंदर आएंगे? ऑडिट फाइल के अंदर कवर होंगे। उसके बाद है ऑडिट वर्किंग पेपर्स। वही ऑडिट को पूरा करने के लिए जो भी पेपर यूज हो रहे हैं, वो सारे ऑडिट वर्किंग पेपर्स होंगे। आइदर जो ऑडिटर खुद बनाता है या वो कंपनी से लेता है। पढ़ते हैं पहले हम ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल मींस वन और मोर फोल्डर और अदर स्टोरेज मीडिया। ध्यान रखना, स्टोरेज मीडिया यानी अब हम देख रहे हैं कि अगर जो रिटर्न में पेपर है वो तो कॉस्ट ऑडिट पेपर में, ऑडिट फाइल में आएंगे आएंगे, यानी जो भी कॉस्ट ऑडिट के जो पेपर हैं या जो मीडिया की जो मीडिया के अंदर जो भी सपोर्टिंग बैकअप रखा हुआ है, वो सब के सब ऑडिट फाइल के अंदर कवर होगा। फिजिकल कोई है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन कंटेनिंग द रिकॉर्ड दैट कंप्राइज द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर अ स्पेसिफिक असाइनमेंट और ऑडिट। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर। Audit working papers are documents which record all audit evidence obtained during audit. Such documents are used to support the audit work done in order to provide assurance that audit was performed in accordance with the relevant cost audit and assurance standard. Audit working papers यानी अगर आप जो भी ऑडिट कर रहे हो उसके लिए वर्किंग पेपर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सपोर्टिंग बैकअप होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि ये चीज ठीक है, तो उसके क्या आपका सपोर्टिंग बैकअप है कि किसके बिहाफ पर आप ऐसा बोल रहे हो कि ये चीज ठीक है। कि आपने देखा कि ओवरहेड जो है बहुत बड़ा अमाउंट आ रहा है ओवरहेड का, तो आपको डाउट आया, आपने क्रॉस वेरीफाई किया, तो आपको पूरे सपोर्टिंग बैकअप मिल गए कि 2 मिलियन का, मान लीजिए दो एग्जाम्पल लेते हैं, 2 मिलियन एक बड़ा अमाउंट है। आपको डाउट लगा यार कि 2 मिलियन का खर्चा कैसे हो सकता है, तो आपको सपोर्टिंग बैकअप मांगने पड़ेंगे। तो ये सारे के सारे पेपर हमारे ऑडिट वर्किंग पेपर में आ जाते हैं। उसके बाद ऑडिट की स्टेज, सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे, फिर उस प्लानिंग जो भी आपने प्लान कर लिया उसको परफॉर्म करोगे, और फिर उसको रिपोर्ट करोगे आगे। प्लानिंग जो है ना, हर एक काम का इंपॉर्टेंट होता है। ये माना जाता है कि अगर किसी ने अच्छे से प्लानिंग कर लिया, तो मान लीजिए उसने आधा जो है आधी जंग जीत ली है। प्लानिंग को हम बोलते हैं आधी जंग जीतना। एक अच्छी प्लानिंग को हम बोलते हैं कि आधी जंग जीत लेना। देखो लिखा भी है, इट इज वेल सेड, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से कहा गया है। अ वेल प्लान्ड ऑडिट इज ऑलमोस्ट हाफ वे डन। आप मान लीजिए अगर आपने ऑडिट को सही से वेल प्लान कर लिया है कि किस किस तरीके से आप एग्जीक्यूट करोगे, कितने कितने दिन में आप ये काम करोगे, तो मान के चलिए आपने ऑडिट लगभग आधा कंप्लीट कर लिया है। बट वो अलग बात है कि अभी आपने प्लानिंग करी है अभी आपने, लेकिन जब आपको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करोगे उसको, वो एक अलग बात होगी।
The planning stage involved determining the audit strategy as well as identifying the nature and the timing of the procedure to be performed. Okay, वो टाइमिंग क्या है कि कब कब आपको कौन कौन सा जो है स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, कब कौन सा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा. दिस इज डन टू ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. सिंपल सा भाई, प्लानिंग का मतलब आपने कि भाई कौन कौन सी स्टेज जो है कब तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए. आप प्लानिंग करोगे, जब आप एक्चुअली में उसको इंप्लीमेंट करोगे तो आप देखोगे कि मैंने ये प्लान किया था, तो क्या प्लानिंग के अकॉर्डिंगली मैं काम कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा. Effectiveness refers to the minimization of audit risk. A well-planned audit will ensure that sufficient appropriate evidence is gathered to minimize risk of material misstatement of cost statement level. The figure above provide a graphical depiction of the preliminary risk identification process used during the planning stage of each audit. उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड स्टेज में परफॉर्मिंग एक्टिविटी करना पड़ेगा. हमें परफॉर्मिंग एन ऑडिट, जो हमने प्लान करा था उसको हमें परफॉर्म करना पड़ेगा एक्चुअली. The performance or execution stage of audit involve detailed testing of internal control, material consumption, cost accumulation, allocation, apportionment, absorption. भाई कितनी मटेरियल को हम कहाँ कहाँ एलोकेट कर रहे हैं, कॉस्ट को कहाँ कहाँ एलोकेट कर रहे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी कहाँ कहाँ पर हम फॉलो कर रहे हैं. अब एक्चुअली कहते हैं ना, ऑन ग्राउंड लेवल पर हमें काम करना पड़ेगा. If an auditor plan to rely on their client system of internal control, they will conduct test of control. Okay, आपको जो भी आप काम है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बार बार टेस्ट भी करना पड़ेगा. Cost auditor will conduct detailed substantive test of cost audit procedure to period and detailed substantive test of the consumption. उसको मतलब हर एक चीज को वो डिटेलली क्या करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा. Balance is recorded at the period end. The detailed testing provides the evidence that the cost auditor required to determine whether the cost statement has been fully presented. यानी कहने का मतलब ये कि भाई उसको कॉस्ट ऑडिट को बार बार देखना पड़ेगा कि क्या ये जो भी चीजें सपोर्टिंग बैकअप जो कॉस्ट ऑडिट में दिया गया है, क्या वो रिलायबल है या नहीं है, उसके पीछे सपोर्टिंग बैकअप क्या है. थर्ड स्टेप देखेंगे हम, कंक्लूडिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन एन ऑडिट फाइनल स्टेज. द फाइनल स्टेज ऑफ कॉस्ट ऑडिट इन्वॉल्व ड्रॉइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन द एविडेंस गैदर्ड एंड अराइविंग एट एन ओपिनियन regarding the fair presentation of cost statement. The cost auditor opinion is expressed in the cost audit report. At this stage, a cost auditor will draw an understanding of the client, their detailed knowledge of the risk faced by client, and the conclusion drawn by the testing entity control. Transition cost. सिंपल सा इसमें हम कंक्लूजन देखेंगे, हमने जो काम किया है वो सही से किया है या नहीं किया, या अभी भी उसमें कुछ और इंप्रूवमेंट करना बाकी है या नहीं है. इसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिकल स्टेप्स ऑफ ऑडिट प्रोसेस. स्टेज 1 स्टेप क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट एंड मैनेजमेंट आउटलुक. कॉस्ट ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और कॉस्ट रिडक्शन. यानी हम अपने संसाधन जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है उनका हम ढंग से इस्तेमाल करें और अपनी कॉस्ट को कम से कम रिड्यूस करने की कोशिश करें. चेकिंग पैरामीटर ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ अ यूनिट और यूटिलिटी और एनी अदर फंक्शनल डिपार्टमेंट. हमें देखना भाई सारे डिपार्टमेंट को चेक करेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट जो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा. जो अच्छे से काम नहीं कर रहा उस पर अभी और मेहनत करेंगे ताकि वो भी अच्छे से परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे. सजेस्टिंग प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और चेंज प्रोडक्ट मिक्स. ओके, जो प्रोडक्ट मिक्स आप यूज कर रहे हो उसको आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप थोड़ा प्रोडक्ट मिक्स मान लीजिए आप 3 तरह के मटेरियल बना रहे हैं तो उनमें कुछ आपको चेंज करना है ताकि उसको आपको और बेनिफिट मिल सके. आइडेंटिफाइंग प्रॉफिट मेकिंग और लॉस मेकिंग प्रोडक्ट. आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप जितनी भी यूनिट्स बना रहे हो उसमें से कौन सा प्रॉफिट मेकिंग यूनिट है और कौन सा लॉस मेकिंग यूनिट है. सजेस्टिंग चेंज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मार्केट एक्सपेंशन और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन. आपको सजेस्ट करना पड़ेगा कि मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज क्या है, मार्केट का एक्सपेंशन क्या है और मार्केट का डाइवर्सिफिकेशन क्या है. कंप्लीट रिव्यू ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजीज. जो बिजनेस स्ट्रेटेजीज है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटली रिव्यू करना पड़ेगा आपको. स्टेज 2 प्री कंडीशंस. ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट. जो आप कॉस्ट ऑडिट कर रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. भाई अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो सीए में बनना हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद हम लोग अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर सके ताकि हम लोग एक अच्छी अर्निंग कर सके. तो ऑब्जेक्टिव क्या कॉस्ट ऑडिट का, हर एक व्यक्ति का एक ऑब्जेक्टिव होता है. कॉस्ट ऑडिट का ये ऑब्जेक्टिव है भाई जो कंपनियां कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रही है नहीं कर रही है, वो कॉस्टिंग के रूल फॉलो कर रही है नहीं कर रही है. तो ये सारी चीजें कॉस्ट ऑडिट में देखा जाएगा कि कोई डिपार्टमेंट इनएफिशिएंटली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. जो इनएफिशिएंटली काम कर रहा होगा उस पर हमें अभी और काम करने की जरूरत होगी. एरिया, नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट. एरिया, नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट. तो स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, नंबर ऑफ कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड. कॉस्ट ऑडिट करते समय आपने नंबर ऑफ कॉस्ट ऑडिटर कितने हैं. द एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. कौन कौन से रूल जो यहाँ पर लगते हैं. रिपोर्टिंग पीरियड क्या है आपका, स्ट्रेचरी डेडलाइंस क्या कि आपने जो कॉस्ट अकाउंटिंग के रूल्स है वो आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो.
ड्यू टू द मैनेजमेंट अंडरस्टूड इट्स स्कोप एंड वर्क रिस्पांसिबिलिटी, मैनेजमेंट की क्या रिस्पांसिबिलिटी होगी, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड प्रोडक्शन आइटम टू द कॉस्ट ऑडिटर। ओके, सही से उनको कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा, और जो भी चीजें कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट करते समय मांग रहा है आपको वो चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी कॉस्ट ऑडिटर को। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट एंड अदर डिटेल एज पर द एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। Preparation and presentation of cost statement and other detail as per the applicable reporting framework and in compliance with the cost accounting standard. Selection and consistent application of appropriate cost accounting policies. आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज तो बहुत सारी होंगी, लेकिन आपको आपके लिए कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी सुटेबल होती है, आपका बिजनेस यूनिट को कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी सुटेबल लगती है, वही आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस में वही लागू करना पड़ेगा। Allowing access to auditor all information including books of account, voucher, cost record, other record, department, other matter of the company which are relevant to the preparation of the cost statement. Cost audit करते समय आप कई बार क्या कर सकते हो कि cost auditor को अपनी books of account का access दे सकते हो, ताकि डायरेक्टली जो है जो भी चीजें उसको चाहिए होंगी वो डायरेक्टली बुक्स ऑफ अकाउंट से कॉस्ट ऑडिटर निकालेगा, ताकि आराम से कॉस्ट ऑडिट पूरा हो जाए टाइम पर। Providing additional information that cost auditor may request from the management for the purpose of cost audit. इसके अलावा और भी कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो कॉस्ट ऑडिट पूरा करने के लिए कॉस्ट ऑडिटर को चाहिए, तो आपको टाइम पर कॉस्ट ऑडिटर को वो डिटेल वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। Allowing unrestricted access to person within the company from whom the cost audit determined it is necessary to obtain cost audit evidence, and allowing unrestricted access to person within the company from which the whom the cost audit determined it is necessary to obtain cost audit evidence। ओके, सिंपल सा है कि मान लीजिए आप अगर कॉस्ट ऑडिटर को लगता है कि इस व्यक्ति से जानकारी मिल सकती है, तो जो मैनेजमेंट अलाउ कर देगा कि हाँ भाई जो ऑडिटर जो है वो इससे डिटेल ले सकता है। गिविंग प्रॉपर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट को अपनी रिप्रेजेंटेशन जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली कॉस्ट ऑडिटर को सबमिट कर देनी चाहिए। द ऑडिटी यानी जिसका ऑडिट हो रहा है, एंड द कॉस्ट ऑडिटर डिसाइड द ऑडिट फी एंड पेमेंट शेड्यूल, एंड फाइनली द कॉस्ट ऑडिटर गेट्स एन एंगेजमेंट लेटर। कॉस्ट ऑडिटर जो है वो भाई कितनी फीस लेगा, कितने टाइम पीरियड में वो कॉस्ट ऑडिट को कर देगा, ठीक है, पेमेंट किस किस तरीके से कॉस्ट ऑडिटर को कितनी की जाएगी, मतलब कि कितनी पेमेंट कब की जाएगी, फिर बाकी की कब, फिर बाकी की कब, तो ये सब जो है वो कॉस्ट ऑडिटर और जो जिस कंपनी का कॉस्ट ऑडिट किया जाना है वो दोनों आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे। ऑल दीज आर प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट, कहने का मतलब ये कि ऑडिट स्टार्ट होने से पहले ये चीजें पूरी कर लेनी चाहिए, इनको हम बोलते हैं प्री कंडीशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट। उसके बाद है स्टेप 3, अंडरस्टैंडिंग द कंपनीज बिजनेस। एक कॉस्ट ऑडिटर को जो है कंपनी का कॉस्ट ऑडिटर तब करेगा ना जब कंपनी का बिजनेस अंडरस्टैंड कर पाएगा, कंपनी का बिजनेस डीलिंग क्या है, कंपनी किस प्रोडक्ट में डील करती है, कंपनी किस किस तरीके का सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, ये सब चीजें कॉस्ट ऑडिटर को इनके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। The cost auditor is required to understand the company's business. Cost auditor को कंपनी के बिजनेस को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। Its corporate structure and various system followed. The company related details and other journal details include the company, its nature of activities, its size, कंपनी का जो है वो एक्टिविटीज क्या क्या है, उसका साइज क्या है, प्रोडक्ट की प्रोफाइल क्या है, यूनिट लोकेशन क्या है, ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, मार्केटिंग सेटअप क्या है, अकाउंटिंग सेटअप क्या है। The nature of the industry or the sector in which client company operate. The nature of industry यानी कंपनी जो जिसका कॉस्ट ऑडिट किया जाना जिस कंपनी का, तो उसका नेचर क्या है, वो किस इंडस्ट्री के अंदर कवर होती है। द एप्लीकेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड कॉस्ट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आपको देखना पड़ेगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कौन कौन सा एप्लीकेबल होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो कौन सा एप्लीकेबल होता है, कॉस्ट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उस कंपनी पर कौन कौन सा एप्लीकेबल होता है। The company's production process, product details, joint or by product or outsourcing if any. कंपनी की सब्सिडरीज कौन कौन सी है, कंपनी की एसोसिएट कौन कौन सी है, कंपनी की जॉइंट वेंचर कौन कौन सी है। सब्सिडरी आपको पता होगा जिसके भी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर ले रखे हैं वो सब्सिडरी कहलाती है, अगर 20% या उससे ज्यादा है तो वो एसोसिएट कहलाती है। जॉइंट वेंचर का मतलब सिंपल सा है भाई, किसी एक काम को पूरा करने के लिए दो बिजनेस में आपस में मिले हैं, उस काम को फिनिश होने के बाद वो दोनों आपस में अलग अलग हो जाएंगे, वो किसी एक काम को पूरा करने के लिए ही साथ मिले, उनका पर्पस ही साथ मिलने का होता है जॉइंट वेंचर में, किसी एक काम को साथ मिलकर पूरा करने का, वो काम पूरा हो गया तो वो आपस में हट जाएंगे। की पर्सनल इन ऑल डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग फाइनेंस, अकाउंट्स,
कॉस्टिंग, आईटी, एडमिन, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स एटसेट्रा। कॉस्ट ऑडिटर को कंपनी के अंदर जो मेन डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट के जो मेन हेड है उनके बारे में भी डिटेल होनी चाहिए। परचेज पॉलिसी क्या है कंपनी की, उसके बारे में पता होना चाहिए। सेल पॉलिसी क्या है, प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी क्या है, इन सबकी भी एक बेसिक नॉलेज तो कॉस्ट ऑडिटर को होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो इनडेप्थ घुस जाए, वो बात नहीं है, लेकिन एक ऊपर वाली जो बात बोलते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। इन्वेंट्री रिसिप्ट, स्टोरेज इशू, प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन सिस्टम कैसा है उनका, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, रिलेटेड पार्टी एंड नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन विद देम। रिलेटेड पार्टी और उनका वो किस तरीके से कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अपने जो है रिश्तेदार है उनके ट्रांजेक्शन ज्यादा है, ठीक है ना, ये देखना पड़ेगा किस तरीके घपला तो नहीं हो रहा। इनडायरेक्ट जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो कौन कौन सा एप्लीकेबल होता है, कैसे कैसे इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर है कंपनी का। internal control system followed by the company, internal audit system, its scope and adequacy of coverage as well as effectiveness, accounting system and policies followed by the company, कि कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, कौन कौन सी पॉलिसीज जो है वो फॉलो करती है कंपनी। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एंड पॉलिसी फॉलोड बाय द कंपनी, कंपनीज MIS सिस्टम, रिस्क आइडेंटिफिकेशन और मैनेजमेंट सिस्टम। IT architecture followed by financial accounting and cost accounting, IT policy, control check, authorization check, IT data security policy। जो भी उसकी IT की टीम होती है कंपनी में, हर एक कंपनी में IT की एक सेपरेट टीम होती है, तो उसके बारे में भी डिटेल होनी चाहिए उसके पास। प्रीवियस ऑडिटर की रिपोर्ट कैसी है, प्रीवियस ऑडिटर के बारे में भी डिटेल होनी चाहिए। उसके बाद है स्टेज 4 है, इसके बाद प्लानिंग एंड ऑडिट। टाइमिंग क्या है, ड्यूरेशन क्या है, ऑडिट पीरियड यानी कितने पीरियड के अंदर, कितने डेज के अंदर कॉस्ट ऑडिट फिनिश करना है। लेवल एंड नंबर ऑफ ऑडिट पर्सनल टू बी डिप्लॉयड, यानी ऑडिट करने के लिए कितने बंदे उन्होंने कॉस्ट ऑडिट जो फॉर्म है या जो LLP है जो कॉस्ट ऑडिट कर रही है, कितने बंदे हैं उस ऑडिट फॉर्म में। ऑडिट पार्टनर टू बी डिप्लॉयड इज एक्सपेक्टेड डेज एंड डेट्स, ओके, कि ऑडिट पार्टनर कितने हैं। ड्राइंग अप एन ओवरऑल ऑडिट प्लान एंड ऑडिट स्ट्रेटजी, दिस विल एक्ट एज अ गाइड टू द ऑडिट टीम, ओके। आपको एक ओवरऑल ऑडिट प्लान बनाना पड़ेगा ताकि जो ऑडिट टीम है उसको हेल्पफुल हो सके काम करने में। डिसाइडिंग द मटेरियलिटी लेवल एंड सैम्पलिंग लेवल, ओके, डिसाइड करना पड़ेगा आपको मटेरियलिटी लेवल एंड सैम्पलिंग लेवल। फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर, मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैनेजमेंट के क्या हुए पॉइंट्स है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, सब्सटेंशियल प्रोसीजर क्या क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है। फॉर्मुलेटिंग रिस्क असेसमेंट स्ट्रेटेजीज एंड प्रोसीजर, मतलब आपको ना 2-4 पॉइंट्स लिखने, ये सारे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये याद करने की जरूरत नहीं है पॉइंट्स, 2-4 पॉइंट्स लिखने ना, बाकी ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा लिखने की ऐसी रिक्वायरमेंट है नहीं। की इनपुट प्लानिंग आर रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज स्पेसिफाइड अबव, जो प्रीलिमिनरी छोटी मोटी एक्टिविटीज है उनको भी हमें बताना पड़ेगा कॉस्ट ऑडिट के दौरान। नॉलेज फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट एंड अदर एंगेजमेंट विद द कंपनी, आपको प्रीवियस कॉस्ट ऑडिट को भी देखना पड़ेगा ताकि वहां से भी आपको कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। नॉलेज ऑफ बिजनेस, आपको बिजनेस की नॉलेज भी रखनी पड़ेगी, आपको कॉस्ट ऑडिट भी देखना कि उसका नेचर क्या, स्कोप क्या है। स्टैट्यूटरी डेडलाइंस है, रिपोर्टिंग फॉर्मेट। स्टेप 5 में आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, ऑडिट का एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। परफॉर्म द ऑडिट चेक्स एंड प्रोसीजर एज प्लान्ड, collect all required audit evidence enabling the auditor to form his opinion, validate their relevance and reliability, check their accuracy, completeness and sufficiency, check the source and consistency, prepare draft observation and discuss with key management personnel, prepare final audit report। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हमने पहले बता देता कि भाई जो भी होगा, अगर किसी भी कॉस्ट ऑडिटर को ऑडिट करते समय लगेगा कि उसको ये डॉक्यूमेंट और चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट उसको मांग सकता है किसी भी कंपनी से, कंपनी को वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड भी करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रेटेजी, डॉक्यूमेंट ऑल वर्किंग पेपर्स, डॉक्यूमेंट ऑल द ऑडिट एविडेंस, डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट ऑब्जर्वेशन डिस्कशन, डॉक्यूमेंट फाइनल रिपोर्ट, ट्रेजर ऑल डॉक्यूमेंट इन अ बाउंड फोल्डर, फाइल फॉर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। तो यही था मेनली, इसके अंदर ज्यादा था कुछ था नहीं, सिंपल था भाई कि कॉस्ट ऑडिटर जो करेगा उसको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, और कॉस्ट ऑडिट करते समय सिंपल सा है कि पहले उसको क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, उसको रिव्यू करना पड़ेगा, ये स्टेप्स इसके ऑडिट में, ठीक है ना। सिंपल सा है, जब कोई कॉस्ट ऑडिट करता है कॉस्ट ऑडिटर, अगर कोई सपोर्टिंग बैकअप चाहिए तो वो कंपनी से सपोर्टिंग बैकअप मांग सकता है, और कंपनी को वो सपोर्टिंग बैकअप जो है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और कंपनी करती हुई प्रोवाइड, ठीक है। तो ये सब था फोर्थ स्टडी नोट नंबर में, ज्यादा टेक्निकल है नहीं, छोटा सा यही टॉपिक था एक। चलिए दोस्तों, फिर अगली क्लास में हम अपना स्टार्ट करेंगे अपना स्टडी नोट नंबर
4 स्टार्ट करेंगे हम। कोई भी अगर डाउट है दोस्तों पूछ सकते हो, तो हम धीरे धीरे करके इसको अपना फिनिश करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं। सो बाय गाइस।